बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट ट्रांसमिशन है ये खुसूसी और इसमें मैं हूँ समीना पाशा, आपको खुशामदीद कहती हूँ। पहले ही से बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ाहिरी सी बात है जिन हालात में ये बजट पेश किया जा रहा है, ऑफ कोर्स ये एक इम्तिहान बन चुका है। और वैसे भी जिस टाइप की मईशत पाकिस्तान की है पिछले कई बरसों से, वैसे ही एक इम्तिहान होता है। और जिस तरह से अब ये कोरोना ज़्यादा बजट बन चुका है, तो जाहिर है कि इसमें और मुश्किल है कि किस तरह से गरीब आवाम को तकलीफ़ के बजाय रिलीफ मिले और किस तरह से मईशत को संभाला भी मिले, गवर्नमेंट के अखराजात भी पूरे हों, कर्ज़ों की अदायगी, तो बहुत कुछ है जनाब जिसको मैनेज करना है और मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। कोशिश ये होगी इस खुसूसी सेगमेंट में कि ज़्यादा मुश्किल हम बातें ना करें, कुछ अल्फाज के गोरख धंधे, आदादो शुमार के गोरख धंधों में ना फंसें, बल्कि कुछ ऐसी बात हो जो आम आदमी भी समझ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं, जो उसके मसाइल हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हो सके। तो जनाब मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, इंतहाई एक्सपीरियंस पैनल है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अभी तक तजावीज़ सामने आई हैं जिनकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। थोड़ी देर में ज़ाहिर हम अज़हर साहब बजट तकरीर में सब कुछ सामने रख देंगे, तो वो कितनी काबिल अमल हैं और वो कितनी सूदमंद साबित होने जा रही है, इस हवाले से भी जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी इमरान याकूब खान साहब, सईद काजी साहब, दोनों हमारे एक्सपर्ट तजियाकार हैं, आप जानते हैं उन्हें। सुहेल लाशारी साहब ने हमें स्पेशली ज्वाइन किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर मईशत हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई जो हुकूमत की तजावीज़ हैं वो कोई फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है या नहीं। और साथ साथ ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन हैं। इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ जो गेस्ट हैं वो ज्वाइन करते रहेंगे। ज़फ़र मोतीवाला साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। सवाल सबसे पहले मैं सईद काजी साहब आपसे करूँगी। काजी साहब जी फरमाइए। सबसे पहले मुझे ये बताएं, मेरे से तो घर का अपना बजट नहीं बन रहा जब से कोरोना का ये मामला हुआ है। रोज़ मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठती हूँ और आप यकीन करें जो आमदन और अखराजात हैं वो आपस में मैच करना ना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हमें ये समझना तो होगा कि जाहिर है कि हुकूमत के लिए भी ये बजट बनाना इतना ही मुश्किल है जितना हमारे लिए अपना एक छोटा सा घर का बजट बनाना मुश्किल होता है। देखिए, अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे ख्याल है इसे आप फ़ियर से बदल दें कि हमारे फ़ियर्स अब क्या हैं। एक बड़ी अजीब व गरीब वक्त में हम ये बजट हमारे सामने आ रहा है और इस निज़ाम की जितनी कंट्रडिक्शंस थी और जो वो बिल्कुल सामने आ गई हैं। और कोरोना ट्रिगर्ड जो कुछ रिसेशन कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं डिप्रेशन भी शुरू हो चुका है, या क्या है। अब मामला ये है कि अभी हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब हमारे ऑर्डर जो थे वो पिछले भी कुछ कैंसिल हो गए, अगले भी आने वाले हैं या नहीं आने वाले। सरकार जो उसके बाद आपने जो पूरा इकनॉमिक मॉडल एक बनाया था, अभी कल तक हम स्टोरियाँ कर रहे थे जी फलां कार्टेल है फलां, जो आपने डी बंडलिंग की थी, मैं तो शुरू से बड़े फाजिल लोग बैठे हैं वो भी इस पर राय देंगे। मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई फ्लॉड मॉडल था जो चलता रहा अच्छे वक्तों में। एक हल्का सा झटका आया, जहाज जो है एयर पॉकेट में घुसा, तो इस सारे मॉडल की औकात ट्रिकल डाउन इकॉनमी होगी, ऊपर से टैक्स की छूट दे दो, नीचे जाएगा माल, डी बंडलिंग कर दो। वापडा की डी बंडलिंग की इतनी बड़ी हम कीमत दे रहे हैं कि आप हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये सारी कंट्रडिक्शन इकट्ठी हो गई हैं, ऊपर से कोरोना ट्रिगर्ड रिसेशन आ गया है दुनिया भर में। हमें तो छोड़ दें, इस वक्त तकरीबन 2000 अमेरिका के शहर जो हैं वहाँ पे लोग सिर्फ उस काले की वजह से नहीं आए। दैट वाज पेंट अप एंगर जो बाहर निकली है, जो हाई हैंडेडनेस थी इस शराफिया की, जिस तरह से एक खाल खींचते रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त में ये बजट आ रहा है, बाकी तो हमारे दोस्त बताएंगे, मैं तो कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूँ। सुहेल लाशारी साहब से जानते हैं। सुहेल साहब, जाहिर है आप लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जिन हालात में ये बजट आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। क्या मोटी मोटी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि एड्रेस कर लें अगर, तो हमारी कॉमर्स को, हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा सा संभाला मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इकॉनमी जो है वो 3 चीज़ों पे चलती है। पहली तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद फेलिसिटेशन है, इंसेंटिव्स हैं, और आखिर में अकाउंटेबिलिटी है। जब तक अकाउंटेबिलिटी ना हो, बाकी की तीनों चीज़ें भी हों तो वो मुनासिब नहीं है। मगर इस मुल्क में शुरू से लेकर आज तक रेड टेपिज्म ने हमारी जान नहीं छोड़ी। आपने कहा ना फिगर वर्क की इतनी ज़्यादा बातें ना करें, इतने परसेंट ये हो गया, वो तो अभी बजट आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ कि हमने हमारी सारी तकरीबन नेगेटिव ग्रोथ गई है। सिर्फ हमने कोई हमारा जो
अच्छा, वैसे ये गवर्नमेंट ये कह रही है ये कोरोना की वजह से इतने हम लोगों की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चलेगी। आप समझते हैं कोरोना का इम्पैक्ट जो पाकिस्तान में पहला केस आया वो फरवरी में आया, जो हमने लॉकडाउन किया वो तकरीबन मिड ऑफ मार्च में किया, तो आपको लगता है कि उससे पहले तक सब अच्छा था, बेहतर जा रही थी मईशत, और फिर अचानक कोरोना आ गया? ये कोरोना तो अब आया ना जी, उससे पहले भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हमारी एग्रीकल्चर और हमारा सर्विसेज सब कुछ ही डाउन जा रहा था। असल बात यही है जो मैं आम आदमी के लिए भी करना चाह रहा हूँ, जो सबको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस मुल्क में अभी तक फेलिसिटेशन के नाम पे बहुत सा लूटा गया है कि वन विंडो ऑपरेशन होगा, आप एक जगह जाएंगे तो आपको फ़ाइल जो है वो कंप्लीट वापस मिलेगी। अब भी डोर टू डोर साइल को जाना पड़ता है। लो लेवल करप्शन उससे भी बढ़ गई है कि आप एक मीटर नहीं लगवा सकते जब तक आप रिश्वत ना दें। तो ये किस तरह से काम चलेगा? क्योंकि इंसान जब खुश होता है तो वो काम करता है, अंडर डिप्रेशन काम नहीं हो सकता। और ये मुल्क उस अरसे दराज से एक इकोनॉमिक डिप्रेशन में है क्योंकि इनको खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम नहीं पूछते कि कहाँ से पैसे आए, ये सारे मुल्क के लिए कर देना चाहिए, हर इंडस्ट्री के लिए कर देना, ताकि जो ब्लैक और ग्रे मनी आपके पास पड़ा हुआ है और वो जो 80% है वो मार्केट में आए, वो सर्कुलेशन में आए और फिर उससे इंडस्ट्री लगे और उसके बाद आप 4-5 साल के बाद टैक्स भी लेना शुरू कर दें। मगर सबसे पहली बात ये है जैसे पहले आपने कहा कि ईज डाउन करें ताकि मार्केट में पैसा खुला आए, काम तो हो, फिर लोग टैक्स भी देंगे। ये आपका पॉइंट है। डॉक्टर साहब से मैं राय लेती हूँ। इस वक्त लोग पैसे जेब में लेकर डरे खौफ के बैठे हुए, जैसे उन्होंने फेयर का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये फेयर हमारे से निकलना चाहिए कि हमें कोई आके माहौल अच्छा बनाना चाहिए। रेगुलेटर 1-2 हो, 26 रेगुलेटर ना हो। हम रेगुलेशन भी चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तानी जब इसको ज़्यादा भी ज़्यादा दी जाए तो जैसे अब ये मास्क नहीं पहन रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये इस तरह से काम शुरू कर देंगे। चलिए लाशर साहब जरा मौका दीजिएगा, हम जरा नाजरीन को अपडेट भी कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव मनाज़र हैं जी। ये कौमी असम्बली के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आज तो उन्होंने खिलाफ तवक्को मास्क भी पहना हुआ है। इससे पहले हम जब भी देख रहे थे उनकी मुख्तलिफ गैदरिंग्स तो अक्सर लोग तनकीद भी कर रहे थे कि वो खुद मास्क नहीं पहन रहे। आज तो उन्होंने बल्कि N95 मास्क भी पहना हुआ है। तो बहरहाल जनाब कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। तिलावत कलाम पाक इस वक्त आप देख सकते हैं कि कौमी असम्बली में जारी है और उसके बाद आम तौर पर जो बजट इजलास होता है उसमें सिर्फ एक यही एजेंडा होता है कि बजट तकरीर पेश की जाती है और फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, तजावीज़ आती हैं और अपोजिशन भी अपनी राय देती है। तो आज एजेंडे पर ज़ाहिर है यही होगा कि वफाकी वज़ीर हमाद अजहर साहब बजट पेश करेंगे कौमी असम्बली में, जो भी तजावीज़ मुरतब की गई हैं। ऑलरेडी कैबिनेट इसकी मंजूरी दे चुकी है और देखना ये कि आवाम के लिए इसमें क्या कुछ निकलता है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं भी, लेकिन ये भी अपनी जगह बात दुरुस्त है कि जब कोरोना ने बड़ी बड़ी मईशतों को बिल्कुल पलट कर रख दिया है तो वहाँ पर हर कोई इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि पाकिस्तान की मईशत तो यूँ भी ज़बू हाली का शिकार थी। तो बड़ा मुश्किल है कि इसमें हम ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान की मईशत में कोई अजब कोई करिश्मा होने जा रहा है और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे सामने चीज़ें आएंगी। लेकिन बहरहाल हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल इस बात पर कंसर्न रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। तो हो सकता है कि बजट में कुछ ना कुछ हो आवाम के लिए। अभी तक जो तजावीज़ सामने आई हैं उनके हवाले से देखना होगा कि क्या उस पर राय आती है, क्या रद्द-ए-अमल आता है मुख्तलिफ हल्कों का। मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त मौजूद हैं कौमी असम्बली में, एक मुनासिब सा फासला भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बड़ी अचंभे की बात है कि अक्सर ही पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और ये फवाद चौधरी साहब को भी काफ़ी खदशात थे शायद कि इस तरह से इजलास मुनक्किद होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एक दूसरे से इन्फेक्ट हो सकते हैं और हमने वो देखा भी कि हुआ। फवाद चौधरी साहब तो इस इजलास में शरीक भी नहीं हो रहे। तो बहरहाल जनाब बजट इजलास एक अहम तारीखी दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो जो पहला इनका जब गवर्नमेंट आई थी उस वक्त बजट पहले पेश किया जा चुका था पिछली गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन एक ज़िमनी बजट वो लेके आए थे। पिछले साल जो बजट पेश किया गया था वो एक मुकम्मल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना बजट था जो उन्होंने पेश किया था। वो कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर पहला बजट था उनका और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा बजट। लेकिन इतने देर में उन्होंने क्या कुछ किया है आवाम के लिए, मईशत कहाँ से कहाँ खड़ी हो गई है, दावे वादे क्या हो गए हैं, बहुत सारे सवालिया निशान, बहुत सारी कारकर्दगी पर सवालिया निशान ऑलरेडी उनके पास है। चले जी ये इजलास जारी है, इसमें जैसे ही बजट तकरीर शुरू होगी हम इस तरफ जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। डिस्कशन की तरफ वापस आते हुए डॉक्टर इकरामुल हक साहब आप अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो जो बात लाशारी साहब कर रहे थे वो मैं आपकी तरफ लेकर आना चाह रही हूँ कि वो कहते हैं कि जी मार्केट में खुला पैसा आना चाहिए, साजगार माहौल बनाना चाहिए,
तमाम जो चीज़ें उन्हें ईज डाउन किया जाना चाहिए ताकि लोग आएँ, काम हो और पैसा जनरेट हो, सर्कुलेशन हो मार्केट में। लेकिन सर हमने देखा जब इस तरह की एमनेस्टी स्कीम्स भी दी जाती हैं तब भी कोई बहुत खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ उन चीज़ों से, लोगों ने फिर भी ज़्यादा खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया। आपको लगता है कि कोई ट्रस्ट डेफिसिट है इस गवर्नमेंट के लिए, मुख्तलिफ सरमायादारों का भी, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी? डॉक्टर साहब जी, 2018 में जब उन्होंने एक स्कीम पेश की थी कि आपको टैक्स एमनेस्टी दी जा रही है, और वो उस वक़्त मई में जा रहे थे, तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मोहतरम बहुत मोतरज़ हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आकर इस एमनेस्टी को जो है रीओपन करूँगा। फिर 2019 में उन्होंने खुद एक एमनेस्टी पेश कर दी और उसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी दी है। तो क्या वो उन्होंने कोई ऐसा टैक्स मॉडल पेश किया है जिसमें सारे लोग जो हैं एक कम शरह के ऊपर अगर सारे टैक्स दें और उससे पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो शफाफ हो जाए? अगर आज हम एक एमनेस्टी देंगे, वो तिजोरी फिर किसी ताजर की भरेगी, वो यहाँ से पैसा फिर चला जाएगा बाहर, पता चलेगा कि कनाडा में एक घर खरीद लिया गया है, पता चला है बच्चों को वहाँ सेटल कर दिया गया है। तो आर्टिकल जो हमारा आइन का है जो लॉयल्टी विद स्टेट और ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, उस पे कितने पार्लियामेंटेरियन पूरे उतरते? ज़रा इनके टैक्स गोशवारे देखें, वो ये शो करते हैं कि वो सिर्फ स्टेट से आमदनी के ऊपर जिंदा है। सही है, गोया कि उनका जिंदगी का स्टाइल देखें तो लगता नहीं है कि वो आमदन से असासे कभी मैच ही नहीं किए किसी के। बिल्कुल सही है। तो अगर जिस मुल्क में जो लेजिस्लेटर हैं अगर वो एक बुरी एग्जाम्पल पैदा करेंगे तो वो किस मुंह से फिर ताजरों को और लोगों को ये कह सकेंगे कि आप भी टैक्स की कंप्लायंस किया करें? बिल्कुल ठीक, ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं ज़रा आपका ये पॉइंट लेके चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब जो बात में करी थी ट्रस्ट डेफिसिट की, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट तो ऐसे ही कम हो सकता है ना अगर हम ये देखें कि जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो किस तरह से टैक्स पे करते हैं, उनकी चीज़ें कितनी क्लियर और क्लीन हैं, कितने उनके हाथ साफ़ हैं, उनके आमदन से असासे बिल्कुल सही मैच कर रहे होते हैं, तो लोग भी ट्रस्ट करें। लेकिन ऐसा हमें इस मामले में नज़र तो नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहले मैं थोड़ा सा इस पे बता दूं, जो अभी बात लाशारी साहब ने की है, डॉक्टर साहब कह रहे थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा शाये चीज़ जो होती है ना वो कैपिटल या सरमाया होता है। कैपिटल या सरमाए से ज़्यादा शाये आज तक दुनिया में कोई चीज़ हुई नहीं। जहाँ भी उसे ज़रा सा भी खौफ नज़र आता है, जहाँ ज़रा सी मुश्किल नज़र आती है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना खौफ फैलाया, उन्होंने इतना सरमायादार को खौफजदा कर दिया कि कैपिटल या सरमाया क्या शाये होना था वो सरमायादार ही शाये कर हो गए। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम कहाँ करें, क्या इस तरह से करें, ये हमारे साथ होगा क्या। बात ये है कि जब आप इतना खौफजदा किसी को कर देंगे, आपने दुनिया का कोई फोरम नहीं छोड़ा, दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ जाके आपने ये ना कहा हो कि पाकिस्तान में सारे डाकू बैठे हैं, मैं उनको लटका दूंगा। भाई ठीक है, या तो आप लटका देते या तो आप उनसे वापस ले लेते, आप वापस भी कुछ नहीं ले सके। मुझे आप ये बताएं, हम सब आज तमाम टीवी चैनल्स पे ट्रांसमिशन में कोरोना 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 की वजह से ये हो गया, कोरोना की वजह से वो हो गया। कोई एक ऐसा इंडिकेटर बता दें, कोई एक जो कोरोना से पहले इकॉनमी में बेहतरी की तरफ आया, कोई एक। जब आपकी इकॉनमी ठीक होगी तो फिर ही बजट अच्छा बनेगा। नहीं, एक दो चीजें वो उस वक्त कहते थे कि जी हमारे तिजारती खसारे में कमी आई है, बरामदात और दरामदात का जो कहने को तो हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी सी भी बेहतर हुई थी, लेकिन कहने को तो पिछली हुकूमतें भी बहुत कुछ कहते थे, लेकिन इमरान खान साहब जिस हुकूमत में आने से पहले जो कहते थे ना जी हमारे पास 200 दिमाग हैं, हम लाएंगे, हम रिफाइन, वो फाइनेंस के हवाले से सबसे ज़्यादा बेट करते थे आतिफ मियाँ पे, उन्होंने जो अपना इस पे आर्टिकल लिखा है, जो बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस जब तक नहीं करेंगे उस वक्त आपका खसारा कम नहीं हो सकता।
आप कर्जे लेते किसके लिए? आप मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, इदारों को बेहतर करने के लिए, गरीब को रिलीफ देने के लिए तो कर्ज लेते ही नहीं।